दोस्तों, यह कहानी एक लड़की प्रभा की कहानी है जो कि काल्पनिक है। ऐसा क्या हुआ प्रभा के साथ कि शादी बन गई उसके लिए एक सजा। दोस्तों, कहानी बहुत ही जबरदस्त है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी को पूरा पढ़िए और सुनिए। यह कहानी 2 एपिसोड में खत्म हो जाएगी और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अंत में कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभा पूरी रात लक्ष्य के जुनून को सहन करते करते थक चुकी थी। पहली रात की झिझक और संकोच के कारण वह उसे मना भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन लक्ष्य का जोश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सर्द रात के बाद सुबह की हल्की किरणें कमरे में फैलने लगीं, लेकिन प्रभा की थकान अब अपनी चरम सीमा पर थी। उसने धीरे से लक्ष्य से गुजारिश की, अब बस भी करिए, देखिए सूरज निकल आया है। लक्ष्य ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका और उसे अपने से अलग किया। उसकी भी आंखों में नींद थी, मगर प्रभा की कोमलता और मासूमियत ने उसे बेबस कर रखा था। खैर, अब वह करवट बदलकर सो गया और प्रभा की भी आंखें भारी हो गईं। कुछ ही देर हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। लक्ष्य तो गहरी नींद में सोया था, इसलिए प्रभा को ही उठना पड़ा। वह लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक गई और हल्की आवाज में बोली, कौन है? बाहर से आवाज आई, बेटा 9 बज चुके हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे मायके वाले आने वाले हैं। सास की आवाज सुनते ही प्रभा के मन में अजीब सी उदासी छा गई। उसने एक घड़ी देखी, सुबह के 7:30 बजे तक लक्ष्य ने उसे खुद से दूर नहीं किया था। मुश्किल से 1-2 घंटे ही सो पाई थी और अब फिर से उठना पड़ रहा था। उसकी नज़र बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे लक्ष्य पर गई। वह बिल्कुल निश्चिंत था, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही नहीं हो। प्रभा ने भारी मन से अलमारी खोली, कपड़े निकाले और नहाने चली गई। जल्दी से तैयार होकर जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि उसके मायके वाले भी पग फेरे की रस्म के लिए आ चुके थे। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जाओ, लक्ष्य को भी उठा दो। ठीक नहीं लगता कि दामाद जी सोते रहें और मेहमान इंतजार करें। प्रभा को यह सुनकर अजीब सी घबराहट हुई। बीती रात के बाद लक्ष्य का सामना करने में उसे डर लग रहा था, कहीं फिर से कुछ वैसा ही ना हो जाए। रात भर लक्ष्य यही कहता रहा था, प्रभा तुम्हारी खुशबू में ही मेरा सुकून है, काश यह रात कभी खत्म ना होती। लक्ष्य की बातें उसे बेचैन कर देती थीं, लेकिन जब सास ने दोबारा इशारा किया तो वह मजबूरी में कमरे में चली गई। सुबह के 11 बज चुके थे, लेकिन लक्ष्य अभी भी सो रहा था। प्रभा ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे जगाने की कोशिश की। लक्ष्य उठिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्य ने नींद आंखों से प्रभा को देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, उसकी शरारत जाग उठी। उसने अचानक प्रभा का हाथ खींच लिया, जिससे वह सीधा उसके ऊपर जा गिरी। प्रभा, तुमसे दूर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा, लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। और यह रिश्तेदार भी ना बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। प्रभा घबरा गई, लक्ष्य छोड़िए ना, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्य ने उसकी एक ना सुनी और जबरन उसे रोक लिया। अपनी मनमानी करके ही उसने उसे छोड़ा और फिर खुद नहाने चला गया। जब वह बाहर आया तो अपना गीला तौलिया प्रभा की ओर उछालते हुए बोला, मैं तो नाश्ते के लिए जा रहा हूँ, तुम भी जाकर फिर से तैयार हो जाओ। अगर देर हुई तो कोई भी बहाना बना देना। प्रभा का दिल रोने को कर रहा था, लेकिन बाहर सबके सामने वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। लक्ष्य कमरे से बाहर चला गया और वह चुपचाप फिर से नहाकर वही कपड़े पहनकर तैयार हो गई, ताकि किसी को शक ना हो। नाश्ते के दौरान लक्ष्य बार बार उसे इशारों से कमरे में बुलाने लगा, लेकिन अब वह तंग आ चुकी थी। इसलिए उसने लक्ष्य की मां के पास बैठकर बातचीत में खुद को व्यस्त कर लिया। लक्ष्य ने जब देखा कि प्रभा उसकी अनदेखी कर रही है, तो गुस्से में उठकर अपने कमरे में चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अभी तो अच्छा भला यहाँ सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। प्रभा ने भी ना में सिर हिलाकर अपनी सास से झूठ बोल दिया
और कहने लगी, पता नहीं माँ, मुझे भी नहीं पता कि अचानक उन्हें क्या हो गया है। जबकि प्रभा अच्छी तरह से जानती थी कि लक्ष्य के गुस्से की वजह क्या थी, लेकिन प्रभा इस वक्त लक्ष्य का गुस्सा तो बर्दाश्त कर सकती थी, मगर उसका जुनून नहीं। खैर, प्रभा आज पूरा दिन अपने कमरे में ही नहीं गई और शाम को तो मुंह दिखाई का फंक्शन था, इसलिए उसकी सास ने उसे तैयार होने के लिए पार्लर भेज दिया और खुद फंक्शन की तैयारियों में जुट गई। मुंह दिखाई के फंक्शन में तो प्रभा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, या यूं कहो कि वह तो कयामत ढा रही थी। उसे देखते ही लक्ष्य तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। लाल और हरे रंग के कॉम्बिनेशन में मुंह दिखाई का खूबसूरत जोड़ा, मेहंदी से सजे हाथों में लाल और हरे रंग की चूड़ियां, और ठीक उसी तरह मेहंदी लगे पैरों में सोने की पायल, ऊपर से मुंह दिखाई का घूंघट उठाने के लिए सिर पर डाली हुई नथ की गोल्डन चुनरी, जिसमें से प्रभा का खूबसूरत चेहरा साफ नजर आ रहा था। जब प्रभा को मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए लक्ष्य के पास बिठाया गया, तो लक्ष्य ने प्रभा का हाथ कस के पकड़ लिया और उसके कान के पास आकर कहने लगा, प्रभा, आज तो तुम किसी भी हालत में मुझसे बच नहीं सकती। यह सुनते ही प्रभा का सर घूमने लगा और उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थीं। अगली रात लक्ष्य ने प्रभा को सोने ही नहीं दिया था, और फिर कमरे में न जाने के डर से प्रभा पूरा दिन अपनी सास के साथ ही बैठी रही थी। ऊपर से मुंह दिखाई का फंक्शन खत्म होते ही प्रभा के घर वाले उसे अपने साथ ले जाने वाले थे, इसलिए प्रभा की ने उन्हें भी मुंह दिखाई की फंक्शन के लिए रोक लिया था। हालांकि प्रभा के खानदान की परंपरा के अनुसार बेटी के माँ बाप अगली सुबह को ही अपनी बेटी को पग फेरे की रस्म के लिए अपने घर ले आते हैं, और इसलिए प्रभा के मायके वाले भी सुबह सुबह ही प्रभा को लेने चले गए थे। मगर जब प्रभा की सास ने उन्हें बताया कि शाम को तो मुंह दिखाई का फंक्शन रखा गया है, तो वह लोग प्रभा को लिए बिना ही वापस लौट रहे थे। लेकिन प्रभा की सास ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि इस तरह से बेटी को लिए बगैर जाना अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप लोग मुंह दिखाई के फंक्शन तक रुक जाइए और फिर फंक्शन खत्म होते ही प्रभा को अपने साथ ले जाना। लेकिन अब प्रभा को इतनी नींद आ रही थी कि उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह आज रात भी लक्ष्य के साथ जाग सके और उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। मुंह दिखाई का फंक्शन खत्म होते ही प्रभा के माँ बाप ने प्रभा को अपने साथ ले जाने की इजाजत मांगी और कहा कि अगले दिन आप प्रभा को वापस ले जा सकते हैं। लक्ष्य की मां ने कहा, जी बिल्कुल। यह कहते ही प्रभा की सास ने प्रभा के माथे पर प्यार किया और घर में किसी को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन प्रभा के जाने की बात सुन लक्ष्य के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। लक्ष्य तुरंत कहने लगा, अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि शादी के दूसरे दिन ही लड़की के माँ बाप उसे अपने साथ ले जाएं। तब लक्ष्य की माँ ने लक्ष्य के कंधे पर हल्की सी चपत लगाई और कहने लगी, लक्ष्य बेटा, बड़ों के साथ ऐसा मजाक नहीं करते और ना ही इस तरह से बड़ों को जवाब देते हैं। और फिर लक्ष्य की माँ ने मुस्कुराते हुए प्रभा के माँ बाप से कहा, आप लक्ष्य की बातों का बुरा मत मानना। यह आजकल के बच्चों को तो जरा सी भी शर्म नहीं आती, बस कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आप प्रभा को अपने साथ ले जा सकते हैं। प्रभा भी शायद यही चाहती थी कि वह अपने माँ बाप के साथ अपने घर चली जाए और अपनी नींद पूरी कर ले, क्योंकि सर दर्द से उसका सिर फटा जा रहा था। प्रभा ने सिर उठाकर लक्ष्य की ओर देखा और फिर तुरंत ही उस पर से अपनी नजरें हटा ली, क्योंकि जिस तरह से लक्ष्य प्रभा को देख रहा था, वह अपनी आंखों के इशारे से यही कहने की कोशिश कर रहा था, प्रभा, तुम खुद ही इनकार कर दो कि तुम अपने माँ पापा के साथ अपने मायके नहीं जाना चाहती। लेकिन उसके बाद प्रभा ने तो लक्ष्य की तरफ देखा ही नहीं और चुपचाप अपने माँ पापा के साथ अपने मायके आ गई। मायके आकर जैसे ही प्रभा ने अपने कपड़े बदले
और सोने के लिए बेड पर लेटी तो उसी वक्त लक्ष्य का फोन आना शुरू हो गया। प्रभा ने फोन उठाकर अपने कान से लगाया तो लक्ष्य कहने लगा, प्रभा यह कैसी परंपरा है तुम्हारे परिवार की, और ऐसा कौन करता है भला। तब प्रभा ने कहा, लेकिन लक्ष्य यह तो एक रस्म है और शादी के बाद हर माँ बाप यह रस्म निभाते हैं। तब लक्ष्य ने कहा, भाड़ में जाए ऐसी रस्में, मैं तो इसी वक्त तुम्हें लेने आ रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चुपचाप घर वापस आ जाना। लक्ष्य बहुत ही गुस्से में था और उसने बहुत ही सख्त शब्दों में प्रभा से यह बात कही थी। तब प्रभा कहने लगी, लेकिन लक्ष्य आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए, मैं अपने माँ बाप से क्या बहाना बनाऊंगी। तो लक्ष्य ने कहा, देखो प्रभा, वह सब कुछ मैं नहीं जानता, तुम कोई भी बहाना बना लो, लेकिन तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर वापस आओगी। और फिर लक्ष्य ने प्रभा से कहा, अच्छा प्रभा यह बताओ कि तुमने अभी तक कपड़े तो नहीं बदले हैं ना। तब प्रभा कहने लगी, हाँ लक्ष्य, मैंने तो कपड़े बदल लिए हैं और अब तो मैं बस सोने ही जा रही थी। तब लक्ष्य ने प्रभा से कहा, प्रभा तो फिर तुम ठीक वैसे ही तैयार हो जाओ जैसे कि मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए तैयार हुई थी। प्रभा ने कहा, लेकिन लक्ष्य, अभी तो प्रभा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी लक्ष्य ने प्रभा को बीच में ही रोक दिया और कहने लगा, देखो प्रभा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस तुम्हें लेने आ रहा हूँ और मैं तुम्हें उसी लुक में देखना चाहता हूँ जैसा कि तुम मुंह दिखाई के फंक्शन में तैयार हुई थी। तुम्हारे सारे गहने मैं खुद अपने हाथों से ही उतारूंगा और तुम्हारी हर एक चीज मैं खुद ही उतारना चाहता हूँ, जैसे कि शादी की पहली रात को उतारी थी। और तुमने मुझसे पूछे बिना अपना श्रृंगार कैसे उतार दिया, और तुम होती कौन हो मुझसे मेरा अधिकार छीनने वाली। देखो प्रभा, अब तुम मेरी पत्नी हो और अब मुझसे पूछे बिना तुम्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। लक्ष्य के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रभा की सांसें तो जैसे उसके सीने में ही अटक गई थी, क्योंकि उस वक्त लक्ष्य प्रभा के सामने नहीं था, लेकिन फिर भी उसके सख्त शब्दों ने प्रभा को लक्ष्य के गुस्से की गहराई का एहसास करा दिया था। प्रभा ने कहा, लक्ष्य प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, अभी इस वक्त मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मैं अपने घर वालों से क्या कहूंगी और अचानक इस तरह से आपके साथ जाने की बात करूंगी तो मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। लक्ष्य ने कहा, देखो प्रभा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे घर में कौन परेशान होता है और किसे बुरा लगता है। तुम मेरी पत्नी हो प्रभा, और मुझे रात को अपने कमरे में तुम्हारी जरूरत होती है और मैं हर रात तुम्हें अपने बिस्तर पर देखना चाहता हूँ और तुम्हारी संगत को महसूस करना चाहता हूँ। देखो प्रभा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं और 15 मिनट के अंदर अंदर तुम बिल्कुल वैसी ही तैयार हो जाओ जैसे कि तुम मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए तैयार हुई थी। वही लाल और हरे रंग का जोड़ा और साथ में ढेर सारे गहने, जिसे आज रात मैं एक एक करके अपने हाथों से उतारूंगा। प्रभा ने कहा, लक्ष्य, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बना लूंगी, लेकिन इस तरह से फिर से सजना संवरना मैं सबसे क्या करूंगी। तब लक्ष्य ने कहा, देखो प्रभा, यह तो तुम्हें उसी वक्त सोच लेना चाहिए था जब मैं तुमसे इशारे कर रहा था कि कोई भी बहाना करके अपनी माँ को उनके साथ जाने के लिए इनकार कर दो, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी तरफ देखने की जहमत तक नहीं उठाई। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। अगर तुम यहाँ से जाती ही नहीं तो यह सब कुछ होता ही नहीं, लेकिन अब जब तुमने गलती कर ही दी है तो इसका खामियाजा भी तो तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा। मेरी जान। प्रभा ने लक्ष्य को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पता नहीं आज लक्ष्य को क्या हो गया था कि वह तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अपनी बात पूरी करके लक्ष्य ने तुरंत ही फोन बंद कर दिया, लेकिन बेचारी प्रभा तो अजीब सी स्थिति में फंस गई थी कि अब वह क्या करे और क्या ना करे। खैर, सबसे पहले तो प्रभा ने अपनी माँ को विश्वास में लिया और कहने लगी, माँ, लक्ष्य की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे घर वापस जाना होगा।
मैं फिर कभी रहने के लिए आ जाऊंगी। इस बात पर प्रभा की माँ ने भी ज्यादा ऐतराज नहीं किया और कहने लगी, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। इस वक्त दामाद जी की सेहत का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। प्रभा ने अपने ससुराल वापस लौटने के लिए अपनी माँ को मना तो लिया था, लेकिन उसे यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था कि वह दोबारा से मुंह दिखाई का जोड़ा पहने और फिर से दुल्हन की तरह सज संवर कर अपने मायके से निकले। खैर, प्रभा ने अपना सारा सामान पैक करके अपने बैग में भर लिया और फिर जब लक्ष्य बाहर मेन गेट पर पहुंचा तो उसने कॉल करके प्रभा से कहा, प्रभा, तुम बाहर आ जाओ, मैं अंदर नहीं आऊंगा। तो प्रभा ने अपना सारा सामान उठाया और बाहर चली गई। प्रभा को देखकर लक्ष्य के माथे पर बल पड़ गए, जबकि प्रभा ने अपना सामान पीछे की सीट पर रखा और खुद लक्ष्य के पास वाली सीट पर बैठ गई। तब लक्ष्य ने प्रभा से कहा, प्रभा, मैंने तुम्हें तैयार होने के लिए कहा था ना, तो फिर तुम तैयार क्यों नहीं हुई? लगता है अब तो मेरी एक भी बात का तुम पर कोई असर ही नहीं होता। तब प्रभा कहने लगी, लक्ष्य, प्लीज कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इस तरह से दुल्हन की तरह सज संवर कर निकलती तो माँ क्या सोचती कि मैं आज फिर से दुल्हन बनकर क्यों जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से तो मैंने आपके साथ जाने का बहाना बनाया है। यह तो भगवान का शुक्र था कि इस वक्त लक्ष्य ने कोई तमाशा नहीं किया और कहने लगा, ठीक है प्रभा, अभी के लिए तो तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन घर पहुँचते ही तुम्हें मेरे लिए वैसे ही तैयार होना पड़ेगा जैसे कि तुम मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए तैयार हुई थी। प्रभा बेचारी मरती क्या न करती। उसने कहा, ठीक है लक्ष्य, मैं आपके लिए बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाऊंगी, लेकिन आप भी मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि कल रात भी आपने मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं दिया था और आज सुबह से भी मैं जाग ही रही हूँ। इसलिए अब मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और मुझे बहुत ही ज्यादा नींद अभी आ रही है। यह सुनते ही लक्ष्य कहने लगा, अरे पगली, तुम पहले घर तो चलो, आज मैं तुम्हें इस तरह से सुनाऊंगा कि तुम्हें बहुत ही मीठी नींद आएगी। यह कहते हुए लक्ष्य की आंखों में शरारत नाच रही थी, जिसे देखकर प्रभा का दिल तेजी से धड़कने लगा था। और खैर, जब तक वे दोनों घर पहुंचे तब तक लक्ष्य की मां सो चुकी थी, लेकिन फिर जैसे ही प्रभा अपने कमरे में दाखिल हुई तो लक्ष्य कहने लगा, चलो प्रभा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तब प्रभा ने दोबारा से अपना मुंह दिखाई का जोड़ा पहन लिया और मेकअप करके बिल्कुल वैसे ही तैयार हो गई, यहाँ तक कि उसने सारे जेवरात भी पहन लिए थे। और फिर जब प्रभा ने अपना दुपट्टा अपने सिर पर डालने की कोशिश की तो लक्ष्य उसके करीब आ गया और उसने अपने होठ प्रभा की गर्दन पर रख दिए और फिर से प्रभा के साथ अपनी मनमानियां करने लगा। प्रभा 2 दिन से थकी हुई थी और उसकी आंखें भी नींद से चूर थीं, लेकिन लक्ष्य को तो इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और फिर रात के 2 बजे तो प्रभा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे, लेकिन एक लक्ष्य था जो अपनी मनमानियों से बाज ही नहीं आ रहा था। आखिरकार प्रभा ने लक्ष्य के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, प्लीज लक्ष्य, अब तो बस की कर दीजिए और मुझे थोड़ी देर के लिए सोने दीजिए। लेकिन लक्ष्य तो प्रभा की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और लक्ष्य को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उस पर किसी बात का जुनून सवार हो चुका है। आज भी प्रभा ने पूरी रात जाग कर बिताई थी और सुबह होते ही लक्ष्य तो करवट बदल कर सो गया था, लेकिन प्रभा अब बहुत ही ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था और दर्द इतना तेज था कि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और फिर जब दर्द प्रभा की बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने गहरी नींद में सो रहे लक्ष्य को जगाने के लिए उसे कंधे से पकड़कर उसे हिलाना शुरू कर दिया। लक्ष्य भी एकदम से गहरी नींद से जाग गया और प्रभा को दर्द से तड़पता देखकर तो वह भी घबरा गया और कहने लगा, प्रभा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो?
तब प्रभा ने कहा, लक्ष्य प्लीज कुछ कीजिए, लक्ष्य मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और अब तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। लक्ष्य ने देखा कि प्रभा पेट के निचले हिस्से पर अपने दोनों हाथ रखे तड़प रही थी और यह देखकर लक्ष्य खुद भी घबरा गया था, क्योंकि उसे भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर प्रभा को हुआ क्या है। लक्ष्य ने प्रभा से कहा, 1 मिनट रुको प्रभा, मैं अभी माँ को बुला कर लाता हूँ। यह कहते हुए लक्ष्य जल्दी से बेड से उठ खड़ा हुआ और अपनी शर्ट पहनकर उसके बटन लगाते हुए और अपने हाथों से अपने बालों को ठीक करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद लक्ष्य की माँ घबराई हुई कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि प्रभा दर्द से बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। लक्ष्य की माँ खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर प्रभा को हुआ क्या है। इसलिए उन्होंने लक्ष्य से कहा, लक्ष्य ऐसा करो कि ड्राइवर से कहो जल्दी से गाड़ी निकाले, प्रभा को अस्पताल लेकर जाना है। अपनी माँ के कहने पर लक्ष्य जल्दी से बाहर चला गया और तब तक लक्ष्य की माँ प्रभा को सहारा देकर बाहर गाड़ी तक ले आई थी। लेकिन जब वह लोग प्रभा को लेकर अस्पताल पहुंचे तो लेडी डॉक्टर ने लक्ष्य की माँ को बहुत ही बुरी तरीके से डांटा और कहने लगी, आपको पता भी है कि आपके बेटे ने अपनी पत्नी का क्या हाल कर दिया है? आपका बेटा इंसान है या जानवर? उसे बिल्कुल भी होश नहीं है क्या? और फिर डॉक्टर ने प्रभा की सास को बताया कि प्रभा के इंटरनल साइड पर जख्म हो चुके हैं, इसलिए अपने बेटे से कहना कि कुछ दिनों तक वह अपनी पत्नी से दूर ही रहे। डॉक्टर की बात सुनकर तो लक्ष्य की माँ भी शर्मिंदा हो गई और फिर जैसे ही वह प्रभा को लेकर क्लिनिक से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि लक्ष्य बाहर गाड़ी के पास ही खड़ा था। अपनी माँ को देखते ही लक्ष्य ने उनसे पूछा, माँ क्या हुआ है प्रभा को? तो उसकी माँ उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी और फिर कहने लगी, बेशरम इंसान, यह तो तुझे पता होना चाहिए था। आज तो तूने मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा करके रख दिया है। यह भी शायद कुछ कुछ समझ चुका था, इसलिए अब वह अपनी माँ से नजरें चुराने लगा था। लेकिन फिर प्रभा जैसे ही गाड़ी में बैठी तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वह 2 दिन से ठीक से सोई भी नहीं थी और ऊपर से दर्द बर्दाश्त कर करके उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने प्रभा को इंजेक्शन तो दे दिया था और साथ ही कुछ मेडिसिन भी लिख कर दी थी ताकि उसके दर्द में कुछ आराम मिल सके। और फिर लक्ष्य ने जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो उसकी माँ कहने लगी, लक्ष्य, प्रभा को उसके मायके छोड़ना है तो गाड़ी को प्रभा के मायके की ओर ले चलो। तब लक्ष्य ने कहा, लेकिन क्यों माँ? तो उसकी माँ कहने लगी, क्योंकि अब प्रभा 8 दिन तक अपनी माँ के घर पर रहेगी और वहीं आराम करेगी। तब लक्ष्य ने कहा, लेकिन माँ, प्रभा यहाँ हमारे घर पर भी तो आराम कर सकती है ना? तब लक्ष्य की माँ ने कहा, तू अपना दिमाग ज्यादा मत चला और जो मैं कह रही हूँ वही कर। प्रभा ने दिल दिल में अपनी सास का शुक्रिया अदा किया और लक्ष्य की माँ ने प्रभा को उसके मायके छोड़ दिया। उन्होंने प्रभा की माँ से कहा कि लक्ष्य की खराब तबीयत की वजह से प्रभा पग फेरे की रस्म पर भी आपके पास नहीं रुक पाई थी ना, इसलिए अब वह 8 दिन आपके पास ही रहेगी। यह सुनकर तो प्रभा की माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, लेकिन उन्हें भी अपनी बेटी के चेहरे पर दर्द के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। मगर प्रभा ने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि लक्ष्य की माँ ने उससे हाथ जोड़कर विनती की थी कि वह इस बारे में अपने घर वालों से कुछ भी ना कहे। लक्ष्य की माँ ने प्रभा के सिर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी और कहा, प्रभा बेटा, मैं लक्ष्य को समझा दूंगी कि वह आइंदा से तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कभी ना करे। लेकिन प्रभा के दिल में तो जैसे लक्ष्य की नजदीकियों का डर बैठ गया था और लक्ष्य ने भी 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं कहा और प्रभा ने यह 2 दिन बहुत ही सुकून से बिताए थे। लेकिन फिर 2 दिन बाद लक्ष्य ने प्रभा को फोन किया और तब प्रभा सोने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही प्रभा ने फोन उठाया तो लक्ष्य कहने लगा, अरे वाह प्रभा, मुझसे दूर रहने का अच्छा बहाना बनाया है।
तुमने? आखिर ऐसा भी क्या हो गया है तुम्हें जो तुम अपने मायके जाकर बैठ गई हो? तब प्रभा ने कहा, लक्ष्य, तो क्या मम्मी जी ने आपको कुछ भी नहीं बताया? तो लक्ष्य कहने लगा, यार प्रभा, तुम इस दुनिया की कोई पहली लड़की तो नहीं हो ना जिसकी शादी हुई है। शादी तो सबकी होती है और सारी लड़कियों के पति अपनी पत्नियों के साथ यही सब करते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां यूं रोने नहीं बैठ जाती। प्रभा, थोड़ा सा स्तब्ध करना भी सीख लो और यूं छोटी छोटी बातों पर हंगामा ना मचाया करो। पता नहीं तुमने उस लेडी डॉक्टर को क्या पट्टी पढ़ाई और फिर डॉक्टर ने ना जाने मेरी माँ से क्या कहा कि मेरी माँ ने तो मुझसे पूछे बिना ही सीधे 8 दिन के लिए तुम्हें मुझसे दूर कर दिया और तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दिया। देखो प्रभा, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर 8 दिन तो अकेले नहीं गुजार सकता, क्योंकि मैंने इस तरह से बिस्तर पर अकेले रातें बिताने के लिए शादी नहीं की थी। प्रभा ने कहा, लक्ष्य, क्या आपको पता भी है कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ? तो लक्ष्य ने कहा, अपनी बकवास बंद करो। प्रभा, मैंने तुम्हारी यह रोज की घिसी पिटी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया है। 2 दिन से मैं पागल हो रहा हूँ और मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे बिस्तर पर तुम्हारी जरूरत है। देखो प्रभा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम कोई भी बहाना बनाओ और कुछ भी करो, लेकिन बस घर वापस आ जाओ। अब प्रभा के पास लक्ष्य की जिद का कोई इलाज ही नहीं था, इसलिए फिलहाल तो उसने फोन बंद कर दिया, क्योंकि प्रभा पहले से ही अपने दर्द से जूझ रही थी और 2 दिन बाद अब जाकर उसका दर्द कुछ कम हुआ था। लेकिन अब लक्ष्य उसे दिमागी तौर पर परेशान कर रहा था, इसलिए प्रभा ने सोच लिया था कि अब वह लक्ष्य का फोन ही नहीं उठाएगी और कोई भी बहाना बना देगी। लेकिन वह भी लक्ष्य माथुर था, इतनी जल्दी कहाँ वह प्रभा का पीछा छोड़ने वाला था। कुछ दिनों तक तो प्रभा ने लक्ष्य का फोन उठाया ही नहीं और जब भी उठाती थी तो कोई न कोई बहाना बनाकर कह देती थी कि अभी वह बिजी है और कुछ देर बाद फोन करेगी। ऐसे ही करते करते 8 दिन गुजर चुके थे और लक्ष्य का गुस्सा से बुरा हाल हो चुका था। लक्ष्य की माँ ने भी उस पर पाबंदी लगा रखी थी कि वह प्रभा को लेने के लिए नहीं जाएगा और 8 दिन बाद लक्ष्य की माँ खुद ही प्रभा को घर लेकर आई थी। और फिर जब प्रभा अपने ससुराल वापस आई तो उसने देखा कि लक्ष्य का मूड बहुत ही खराब था। लक्ष्य ने तो प्रभा को देखकर भी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और चुपचाप अपना खाना खाता रहा और बीच बीच में चोर नजरों से प्रभा को देखता रहा। खाना खाने के बाद लक्ष्य जल्दी ही अपने कमरे में चला गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि प्रभा भी जल्दी ही कमरे में आ जाएगी और उसे मनाने की कोशिश भी करेगी। लेकिन जैसे ही प्रभा खाने के बाद फ्री हुई तो लक्ष्य की माँ ने प्रभा को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, प्रभा बेटा, मैं अपने बेटे के व्यवहार पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। तब प्रभा कहने लगी, मम्मी जी, मुझे खुद भी इन बातों का इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं लक्ष्य को समझाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन लक्ष्य तो मेरी कोई भी बात सुनते ही नहीं थे। तब लक्ष्य की माँ कहने लगी, प्रिय बेटा, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, क्योंकि मैंने लक्ष्य को खूब अच्छे से समझा दिया है और उसे बहुत डांटा भी है कि आइंदा वह तुम्हारे साथ ऐसा सलूक ना करे। लेकिन कोशिश करके तुम भी अपनी कमरे में जरा देर से ही जाया करो। तो प्रभा कहने लगी, ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। और फिर प्रभा कुछ देर तक तो अपनी सास के कमरे में ही बैठी रही और इधर उधर की बातें करती रही, जबकि लक्ष्य अपने कमरे में बैठा गुस्से से आग बबूला हो चुका था, जो ना जाने कितनी देर से प्रभा के आने का इंतजार कर रहा था। और फिर जब रात के 11 बजे प्रभा अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि लक्ष्य अपने लैपटॉप पर ना जाने क्या क्या टाइम पास कर रहा था।
प्रभा को देखकर लक्ष्य को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और फिर जैसे ही प्रभा कमरे में दाखिल हुई तो लक्ष्य ने कहा, प्रभा दरवाजा बंद करके लॉक कर दो। आज लक्ष्य बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, जिसे देखकर प्रभा बुरी तरह से घबरा गई। प्रभा ने भी चुपचाप से दरवाजा बंद करके लॉक लगा दिया और धीरे से चलते हुए बेड की दूसरी तरफ आ गई। प्रभा के बेड के पास आते ही लक्ष्य ने बहुत ही गुस्से से अपना लैपटॉप बंद कर दिया और उसे साइड टेबल पर रखते हुए कहने लगा, प्रभा आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो और तुम्हारी नजरों में मेरी क्या अहमियत है। तब प्रभा ने कहा, लक्ष्य आप मेरे पति हैं और मैं आपकी बहुत ही ज्यादा इज्जत भी करती हूँ, लेकिन आपको भी मेरा कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था ना। आपको पता है ना कि मैं 8 दिन से मेडिसिन खा रही हूँ। तब लक्ष्य ने कहा, देखो प्रभा, अब तुम भी मेरे सामने अपनी ज्ञान की किताब खोलकर मत बैठना, क्योंकि मैं पहले ही अपनी माँ से बहुत लंबा लेक्चर सुन चुका हूँ। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा यह ज्ञान। तुम कोई अकेली लड़की नहीं हो जिसके साथ यह सब हो रहा है। सारे पति अपनी पत्नियों के साथ इसी तरह से रहते हैं, लेकिन वह सब तुम्हारी तरह हंगामा खड़ा नहीं करती। इतना कहकर लक्ष्य ने अपना तकिया ठीक किया और दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। लक्ष्य का ऐसा रवैया देखकर प्रभा की आंखों में मोटे मोटे आंसू चमकने लगे, जिसे प्रभा ने अपने अंदर ही कहीं छिपा लिया। और फिर प्रभा खुद को संभालते हुए खुद ही लक्ष्य के पास आ गई, लेकिन लक्ष्य तो दूसरी तरफ मुंह करके लेटा हुआ था और बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। प्रभा ने लक्ष्य की बाजू पर अपना हाथ रखा तो लक्ष्य ने झटके से प्रभा के हाथ को पीछे धकेला और कहने लगा, प्रभा दूर रहो मुझसे और मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना, तो जाओ और जाकर आराम करो। आज के बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। तब प्रभा ने कहा, प्लीज लक्ष्य आप मुझसे नाराज मत होइए ना। तो लक्ष्य कहने लगा, प्रभा तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे नाराज होने से। तब प्रभा कहने लगी, लक्ष्य फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, भला फर्क पड़ता है मुझे और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे प्यार करती हूँ। और अगर आप मुझसे मुंह मोड़कर लेट जाएंगे तो फिर मुझे तो फर्क पड़ेगा ही ना। बस प्रभा के इतना कहते ही लक्ष्य ने उसकी तरफ करवट बदली और कहने लगा, प्रभा क्या सच में तुम्हें फर्क पड़ता है और क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ। प्रभा ने कहा, हाँ लक्ष्य, मुझे नजर आ रहा है कि आप मुझसे नाराज हैं। आपका मुंह गुब्बारे की तरह फूला हुआ है और आप तो मुझे देख भी नहीं रहे हैं, तो जाहिर है कि आप मुझसे नाराज ही हैं ना। तब लक्ष्य प्रभा के बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए कहने लगा, प्रभा अब जब तुम्हें पता ही है कि मैं तुमसे नाराज हूं तो फिर मुझे मनाओगी नहीं। लक्ष्य की आंखों में शरारत नाच रही थी, जिसे देखकर प्रभा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि लक्ष्य को जिस चीज से खुशी मिलती है। प्रभा ने लक्ष्य के लिए चेहरे से अपनी नजरें हटाई और कहने लगी, लक्ष्य चलो ऐसा करते हैं कि आज हम पूरी रात एक दूसरे से बातें करते हैं। लक्ष्य ने कहा, नहीं, बातों से तो तुम मुझे राजी नहीं कर सकती। मुझे राजी करने के लिए तुम्हें कुछ और करना होगा। लक्ष्य की इस फरमाइश को टालने के लिए प्रभा इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन लक्ष्य भी उसकी बातों को सुना अनसुना कर रहा था। थोड़ी देर बाद लक्ष्य खुद ही प्रभा के करीब आने लगा तो प्रभा तुरंत ही उठकर बैठ गई और कहने लगी, प्लीज लक्ष्य आज नहीं। लक्ष्य कहने लगा, प्रभा मेरे जरा सा हाथ लगाने पर ही तुम्हारी जान क्यों निकलती है। मैं तुम्हारा पति हूँ और अगर मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो फिर और कहाँ जाऊंगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं किसी दूसरी औरत के पास चला जाऊं? नहीं ना। देखो प्रभा, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपना प्यार, अपना जुनून और अपनी शिद्दत सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही लुटाना चाहता हूँ। लेकिन जब तुम मुझे अपने पास आने से मना कर देती हो और मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढती रहती हो,
तब तुम्हारी इस तरह की हरकतें मेरी जिद को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं और कुछ नहीं करती। और फिर जब एक आदमी अपनी जिद पकड़ लेता है ना, तो फिर उसे सही गलत कुछ भी नहीं दिखता। वह तो बस अपनी जिद पूरी करने पर उतर आता है। चलो अब बहुत हो गई बातें, आओ अब मेरे पास आओ और मुझे वैसे ही मनाओ जैसे मैं राजी हो सकता हूँ। देखो प्रभा, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा, और फिर जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो फिर से तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। पता नहीं उस लेडी डॉक्टर को भी तुमने कितने पैसे दिए होंगे वह सब कुछ कहने के लिए, ताकि तुम्हें मुझसे दूर रहने का मौका मिल जाए। यह जो तुमने अपने पति से दूर रहने के नए नए तरीके खोज लिए हैं ना, मैं तुम्हारी चालें अच्छी तरह से जानता हूँ। पता नहीं तुम अपनी यह खूबसूरती किसे दिखाना चाहती हो। पता नहीं लक्ष्य बात को कहां से कहां ले गया था, जिसे सुनकर प्रभा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। और होती भी क्यों नहीं, जब एक पति अपनी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाता है ना, तो चोट सीधे दिल पर लगती है। बिल्कुल ऐसे ही चोट प्रभा के दिल पर भी लगी थी, क्योंकि अब उंगली उसके चरित्र पर उठाई गई थी। प्रभा ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आप को लक्ष्य के हवाले कर दिया। लक्ष्य ने आज भी प्रभा को पूरी रात सोने नहीं दिया था, और जैसे ही प्रभा अपनी आंखें बंद करती तो लक्ष्य उसके गालों को थपथपाना शुरू कर देता था और कहता था, प्रभा तुम्हें सोने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। मेरी तरफ देखो प्रभा, और मेरे जज्बातों को ठंडा करने में मेरा साथ दो। प्रभा को ऐसा लगता था जैसे कि उसका जीवन साथी बिल्कुल भी बेरहम है और उसे अपनी पत्नी की तकलीफ से कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि अगर प्रभा थोड़ा सा भी विरोध करती तो लक्ष्य का जुनून और भी ज्यादा बढ़ जाता, जिसे बर्दाश्त करना प्रभा के बस की बात नहीं थी। क्योंकि फिर जिद में आकर लक्ष्य ना तो प्रभा को सोने देता था और ना ही खुद सोता था। लक्ष्य के पापा का अपना कारोबार था, इसलिए लक्ष्य ऑफिस देर से ही जाता था, कभी 10 बजे तो कभी 11 बजे। क्योंकि उनका अपना बिजनेस था तो लक्ष्य को कोई पूछने वाला भी नहीं था, और वैसे भी लक्ष्य को अपने काम की कोई परवाह भी नहीं थी, क्योंकि काम तो ऑफिस के वर्कर्स ही कर संभाल लेते थे। इसलिए वह देर रात तक प्रभा के साथ जागता रहता था, और फिर नतीजा यह हुआ कि 15 दिनों के अंदर अंदर ही प्रभा कमजोर पड़ने लगी थी और उसके चेहरे की रौनक अब पूरी तरह से खत्म होने लगी थी। रातों को जाग जाग कर उसकी आंखों के इर्द गिर्द हल्के काले घेरे पड़ने लगे थे। लेकिन एक लक्ष्य था जिसका जुनून कभी खत्म नहीं होता था। लक्ष्य हर रोज रात को सोने से पहले दूध पीता था, और वह भी ड्राई फ्रूट्स वाला। लक्ष्य हर तरह से अपना ख्याल रखता था, जबकि वह प्रभा से कहता था कि उसे मोटी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए प्रभा को हमेशा ऐसे ही फिट रहना होगा। प्रभा ने अब शिकायतें करना छोड़ दी थी और खुद को हालात के हवाले कर दिया था। प्रभा को ऐसा लगता था कि जैसे जैसे समय बीतेगा लक्ष्य खुद बदल जाएगा, लेकिन यह तो सिर्फ प्रभा की सोच थी। हकीकत तो इससे भी ज्यादा भयानक थी, जिसका प्रभा को शायद अंदाजा भी नहीं था। प्रभा की शादी को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन लक्ष्य आज भी वैसे का वैसा ही था। उसमें तो रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था। कभी कभी प्रभा जब लक्ष्य से बहुत तंग आ जाती तो रोने लग जाती थी, लेकिन लक्ष्य से कुछ नहीं कहती थी। और फिर 1 महीने बाद प्रभा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी, और जब प्रभा की सास उसे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने प्रभा को प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सुनाई थी। लेकिन डॉक्टर ने साथ में यह भी कहा था कि शुरुआती कुछ महीनों में तुम्हें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि इन दिनों में तुम्हारा पति तुम्हारे बिल्कुल भी पास ना आए। तब लक्ष्य की माँ कहने लगी, आप फिक्र ना करें डॉक्टर साहिबा, आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। डॉक्टर ने प्रभा की सास से कहा, देखिए आंटी जी, अगर इन दिनों में प्रभा का पति उसके करीब आया तो उसका
मिसकैरेज भी हो सकता है, क्योंकि प्रभा का शरीर पहले से ही बहुत नाजुक है। इसलिए प्रभा को इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा और आपको भी इसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। लेडी डॉक्टर ने तो प्रभा को बिस्तर से उठने से भी मना कर दिया था, लेकिन जब लक्ष्य को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, प्रभा, अब यह कौन सा नया तमाशा खड़ा कर दिया है तुमने? और यह बच्चा कहाँ से आ गया हमारे बीच में? देखो प्रभा, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं अभी ऐसे किसी भी मूड में नहीं हूँ और मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए। मैं कल ही तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे सिर्फ अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय करना है। यह सुनकर तो प्रभा हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो सोचा था कि बच्चे होने की खुशी में लक्ष्य खुद भी सावधानियां बरतने का, और वैसे भी अपनी औलाद तो हर इंसान को प्यारी होती है। जब किसी आदमी को यह पता चलता है कि वह बाप बनने वाला है तो उसकी सोच खुद ब खुद, और यह बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, तो फिर तुमने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? तब प्रभा ने कहा, लेकिन लक्ष्य, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे वह सारी सावधानियां बरतनी ही होंगी जो डॉक्टर ने मुझे बताई हैं। तब लक्ष्य कहने लगा, अच्छा प्रभा, यह बताओ कि यह किसका बच्चा है? प्रभा ने कहा, जी आपका। यह सुनते ही लक्ष्य ने कहा, अगर यह मेरा बच्चा है तो फैसला भी तो मेरा ही होना चाहिए ना, और मेरा फैसला यह है कि फिलहाल मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए, और जब चाहिए होगा तो मैं खुद ही ले लूंगा। तब प्रभा ने कहा, लक्ष्य, आपको क्या लगता है कि मेरी जिंदगी में जैसा आप चाहेंगे क्या सब कुछ वैसा ही होगा? डॉक्टर ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना, तो मैं दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। प्लीज लक्ष्य, कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए। मेरे लिए ना सही, लेकिन कम से कम अपने बच्चे के लिए तो खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, वरना हम सारी जिंदगी बे औलाद रह जाएंगे। प्रभा की बात सुनकर लक्ष्य कहने लगा, देखो प्रभा, तुम ना मेरा दिमाग खराब मत कर किया करो। मुझे तुम्हारी सारी ड्रामेबाजियां अच्छे से पता हैं। तुम तो बस मुझसे दूर रहने के बहाने ही ढूंढती रहती हो, और जब भी मेरे पास आती हो ना, तब भी तुम हर वक्त रोनी सी शक्ल बनाकर बैठ जाती हो। हर वक्त तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाई रहती है, और रात को तुम मुझे वैसा रिस्पॉन्स तो कभी देती ही नहीं जैसा कि मैं चाहता हूँ। तब प्रभा ने कहा, लक्ष्य, तो अब मैं और क्या कर सकती हूँ आपके लिए? हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है, और इस 1 महीने में मैं ठीक से सोई भी नहीं हूँ, और फिर भी आपको लगता है कि मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं देती? लक्ष्य कहने लगा, हाँ प्रभा, तुम मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं देती, इसलिए तो आज तक तुम मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाई हो, और आज तक मुझे जैसा चाहिए वैसा सेटिस्फेक्शन रिस्पॉन्स मिला ही नहीं, वैसा ही पागलपन जैसा कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लक्ष्य की बातें सुनकर प्रभा बहुत ही ज्यादा डर गई, और वह तो उठकर कमरे से बाहर ही चली गई और सोचने लगी कि आज वह अपनी सास को सब कुछ बता देगी, और यह भी कहेगी कि वह अपने बेटे को कुछ तो समझाए, क्योंकि प्रभा नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अपना दम तोड़ दे। एक तरफ तो उस लेडी डॉक्टर की बातों ने उसे डरा दिया था, और दूसरी तरफ लक्ष्य की बातों ने उसकी जान निकाल दी थी। प्रभा तो यह सोचकर हैरान थी कि पता नहीं लक्ष्य को उससे किस तरह का संतोष चाहिए था, क्योंकि प्रभा तो उसका पूरा साथ देती थी, जितना भी वह दे सकती थी। लेकिन हाँ, वह उसके साथ जानवरों जैसा सलूक नहीं करती थी, जैसा कि लक्ष्य उसके साथ करता था। कभी कभी तो लक्ष्य प्रभा के होठों को अपने होठों में जकड़कर इतनी जोर से काटता था कि प्रभा के होठों से खून निकल जाता था। और फिर जब प्रभा लक्ष्य को पीछे धकेल कर उससे पूछती कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो लक्ष्य कहता कि यही तो मजा है शादीशुदा जिंदगी का। लेकिन तुम्हें तो यह भी नहीं आप पता कि शादीशुदा जिंदगी का मजा क्या होता है। प्रभा, तुम सच में बहुत ही बोरिंग लड़की हो। लक्ष्य जिसे प्यार और मोहब्बत का नाम देता था,
प्रभा उसे एक ऐसा जुनून समझती थी जिसमें लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानियां पूरी करता था, और प्रभा यह सब कुछ नहीं कर पाती थी। प्रभा अभी भी अपना सिर पकड़कर रो रही थी, क्योंकि वह मां बनना चाहती थी, लेकिन लक्ष्य के रवैये ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। प्रभा एक गहरी सांस लेकर अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी कि तभी लक्ष्य की माँ उसके लिए ताजा अनार का जूस लेकर अपने कमरे में आई और प्रभा को इस तरह से परेशान देखकर कहने लगी, अरे प्रभा बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? प्रभा बेटा, अगर सिर में दर्द हो तो मुझे बताओ, मैं दवा देती हूँ, और अगर कुछ खाने में चाहिए तो भी बता दो, मैं बनाकर ले आती हूँ। प्रभा का परेशानी से मुरझाया हुआ चेहरा देखकर लक्ष्य की माँ खुद भी परेशान हो गई थी, लेकिन अपनी सास को अपने लिए परेशान होता देखकर प्रभा कहने लगी, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। लेकिन प्रभा के हाथ पैर अभी भी ठंडे थे, क्योंकि लक्ष्य की बातों ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया था। प्रभा अपने बच्चे की खातिर खुश रहना चाहती थी, लेकिन लक्ष्य की बातें सुनकर एक बार फिर से उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। और फिर जैसे ही प्रभा ने अपनी सास को कुछ बताने के लिए अपना मुंह खोला, उसी वक्त लक्ष्य कमरे में दाखिल हुआ, और लक्ष्य को देखते ही प्रभा इतनी ज्यादा डर गई थी कि वह डर के मारे उछलकर पीछे हट गई। प्रभा को इस तरह से उछलते देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे प्रभा बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? डॉक्टर ने क्या कहा था पता है ना तुम्हें, कि इस हालत में ज्यादा डरना या घबराना ठीक नहीं होता। प्रभा अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सांसों को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी सास ने एक बार फिर से अपने बेटे को घूरते हुए कहा, लक्ष्य, मुझे एक बात बता कि ऐसा भी क्या कहा है तूने मेरी बहू से कि वह तुझे देखकर इतनी डर रही है? क्या तुझे पता भी है कि वह तेरे बच्चे की मां बनने वाली है? लक्ष्य की मां ने तो मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में यह बात कही थी, लेकिन लक्ष्य के चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले थे। ना तो उसके माथे की सिकन कम हुई थी और ना ही उसके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान आई थी। लक्ष्य कहने लगा, अच्छा, तो अब मैं क्या करूं माँ? क्योंकि मुझे तो फिलहाल बाप बनने का कोई शौक नहीं है, और अभी तो मुझे बस अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए। और वैसे भी प्रभा मेरी पत्नी है और वह मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन फिलहाल यह किसकी इजाजत से माँ बन रही है? क्योंकि जब तक मैं नहीं चाहता, ना प्रभा को माँ बनने का और मेरे सिर पर बच्चों का बोझ डालने का कोई हक नहीं है। लक्ष्य के मुंह से यह बात सुनते ही उसकी माँ अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उन्होंने लक्ष्य के मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और कहने लगी, यह कैसी घटिया बातें कर रहे हो तुम? क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? तुमने तो मेरी परवरिश पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हें प्रभा और अपने होने वाले बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लक्ष्य, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? अरे वह लोग तो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें शादी के तुरंत बाद ही माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और तुम्हें क्या पता कि हमारे ही परिवार में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वह आज भी अपनी औलाद को पाने के लिए मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। और एक तुम हो जिसकी झोली में भगवान ने खुद ही इतनी बड़ी खुशी डाल दी है, लेकिन तुम तो खुद ही अपनी खुशियों को ठोकर मारने पर तुले हुए हो। और फिर लक्ष्य की माँ नर्म शब्दों में लक्ष्य को समझाते हुए कहने लगी, देख लक्ष्य बेटा, एक बार तेरा बच्चा आ जाएगा ना, तो घर में रौनक ही रौनक हो जाएगी, और फिर बच्चे के आने से जो सुकून तेरी जिंदगी में आएगा ना, वह सुकून तुझे और किसी भी चीज में हासिल नहीं होगा। लक्ष्य की माँ अपने बेटे को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। दोस्तों, यह कहानी 2 भाग में कंप्लीट होगी, तो अगला भाग देखने अगले एपिसोड में मिलते हैं। अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल DL
हिंदी स्टोरी पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन प्रेस अवश्य करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही कमेंट अवश्य करें।